वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं। अंग्रेजी अमरीकी जोंकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। ये पंक्तियां थी प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन की। और बाबा नागार्जुन पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से इतने खफा थे कि उनके जन्मदिन पे उनके ही मंच पे ये पंक्तियां उन्होंने पढ़ दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू शख्सियत ही ऐसी थी कि आलोचना है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से वो हजम कर जाते थे और सलाह वो किसी की नहीं मानते थे। तो ये जो कहानी जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये जो भारत चीन युद्ध 1962 की जो कहानी है 1962 की, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या ये जिद थी? क्या ये उनका आदर्शवाद या फिर एक तरह से कहे तो उनकी भूल थी, जिसका उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम भारत चीन युद्ध के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस युद्ध के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे ताकि हमें चीज़ें हैं वो क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत और चीन दोनों देशों के अंदर काफ़ी समानताएं भी है, काफ़ी असमानताएं भी है। समानताओं की अगर हम बात करें तो दोनों ही देशों की जो सभ्यताएं हैं वो बहुत प्राचीन रही हैं। वो चाहे चीन की आप येलो रिवर की घाटी की जो सभ्यताएं हैं उसको देख लो, या भारत की जो है सिंधु सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और भी उत्तर भारत के अंदर है वो कई नगरों में ये सभ्यताएं हैं वो फल फूल रही थी। तो दोनों ही देश है वो प्राचीन सभ्यताओं वाले देश। और ये जो सभ्यताएं हैं इनकी वो कहीं भी कभी भी मतलब डिक्लाइन नहीं हुई है, वो किसी न किसी रूप में कंटिन्यू हुई है। वो भले ही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कुछ नगर है वो ज़रूर ख़त्म हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभ्यताएं पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। वो सभ्यताएं कंटिन्यू कर रही थी। और सेम चीन में भी है वो सभ्यताएं बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू कर रही थी। अच्छा, अब दोनों ही देश हैं, उनको सांस्कृतिक विशिष्टताओं का एहसास, जैसे हमें आज भी है वो हम अपने आप को विश्व गुरु या फिर आध्यात्म गुरु मानते हैं। हमारे अंदर अभी भी आज भी मतलब कि इस तरह की भावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जो वेद हैं, अपने जो पुराण हैं, अपने जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जितने भी, तो हम मानते हैं कि वो एक ज्ञान का ऐसा भंडार है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। इतने प्राचीन काल में वो सिर्फ हमारे पास में ही था। तो वो विशिष्टता है हमें कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर उसको हम अपने दिलों में संजोए हुए हैं। चीन भी प्राचीन काल से है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान का केंद्र रहा है, और वहाँ पे वैज्ञानिक आविष्कार भी उस टाइम पे पहले के टाइम में बहुत हुए हैं। चाहे आप गन पाउडर बारूद का आविष्कार ले लो, चाहे आप कागज़ के आविष्कार की बात करिए, चाहे आप रेशम का जो है वो प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे चीन में होता था और पूरे विश्व में उसका है वो एक्सपोर्ट भी करता था। तो चीन के लोग भी ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर भी है वो बहुत रिच थी, और ज्ञान और विज्ञान के मामले में हम बहुत आगे थे, जो हम भी मानते हैं। इसके अलावा दोनों देशों में प्राचीन काल से संपर्क रहा है। रेशम मार्ग के आप चाहे व्यापार की दृष्टि से बात करें तो चाहे आप रेशम मार्ग, सिल्क रूट जो है, रेशम मार्ग है जो उस टाइम पे कुषाण एम्पायर हुआ करता था भारत में। ये देखिए ये भारत है,
ये कश्मीर है और ये यहाँ पे तिब्बत और चाइना का क्षेत्र पड़ता है। तो ये सिल्क रूट है वो ऐसे जाता था। तो आज का जो अफ़गानिस्तान है वो पहले उस टाइम पे कुषाण एम्पायर है, उनकी टेरिटरी में आता था और यहाँ से आगे जाएगा वो मध्य एशिया से होते हुए भूमध्य सागर के अंदर जाके और फिर वहाँ से यूरोपियन देशों को जाएगा, जिस टाइम पे वहाँ पे रोमन एम्पायर था। तो व्यापार है वो भारत का, चीन का है वो, उस टाइम पे इस रूट से दोनों का व्यापार होता था, दोनों कनेक्टेड थे यहाँ पे और पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार था। और इसके अलावा दोनों देश है वो बौद्ध धर्म की वजह से भी आपस में जुड़े हुए थे। चाइना के तो कितने लोग हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से दोनों देश है वो प्राचीन काल से काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं, काफ़ी क्लोज रहे हैं। इसके बाद में 18वीं शताब्दी में या वहाँ तक दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से निर्यातक अर्थव्यवस्था थी। निर्यातक अर्थव्यवस्था थी। एक वेस्टर्न थिंकर है, इकोनॉमिस्ट है, एंगुस मेडिसन। अंगुस मेडिसन बताते हैं कि 1820 के आसपास में भारत और चीन है, इन दोनों की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब कि दोनों की जीडीपी इन दोनों देशों की है वो विश्व की टोटल जीडीपी का 55% शेयर था। मतलब इंडिया आप देख लीजिए 24% और चाइना है वो 31%। हालांकि जीडीपी का कंसेप्ट है उस टाइम पे नहीं था, लेकिन ये जीडीपी का कंसेप्ट तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आया था। लेकिन अगर आज के उस टाइम का जो व्यापार था उसकी तुलना अगर आज के हिसाब से की जाए तो 55% है वो दोनों देशों का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर बैठता था। ये अंगुस मेडिसन की है वो थ्योरी है। और दोनों ही देश है वो एक तरह से निर्यातक अर्थव्यवस्था थी दोनों की और एक्सपोर्ट करते थे दोनों ही देश बड़े पैमाने पे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। उस टाइम पे भारत की अर्थव्यवस्था थी 24%, ऑलराइट, और ब्रिटेन की थी 3%। अब देखिए ब्रिटेन ने भारत का किस पैमाने पे एक्सप्लॉइटेशन किया है कि एक टाइम ऐसा आया कि भारत की अर्थव्यवस्था हो गई 3% और ब्रिटेन की चली गई 20%। इसी को बोलते हैं द ग्रेट इंडियन लूट। यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल कच्चा माल जो भी है वो भारत से लेके जाते थे। और उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण उस टाइम पे हो चुका था, बड़े पैमानों पे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो कच्चा माल यहाँ से लेके जाते, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके और फिर इनको फ्री मार्केट मिल गया। इंडिया इतना बड़ा देश है तो बहुत ही बड़ा मार्केट, और वो भी बिना किसी टैक्स के, बिना किसी कंपटीशन के। तो एकदम मोनोपोली चल रहा था यहाँ पे ब्रिटेन का, और उसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी आ गई, उसकी जीडीपी आ गई 20% पे, और इंडिया की जीडीपी है वो डाउन होकर चली गई 3% पे। तो देखिए कितना बुरी तरह से ब्रिटेन ने हमें एक्सप्लॉइट किया है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब दोनों ही देश जो थे भारत और चीन है वो वेस्टर्न एम्पेरियलिज्म या पश्चिमी साम्राज्यवाद कहें आप, दोनों ही देश है उनका शिकार थे। चीन में है 1839 एक यहाँ पे युद्ध होता है, अफीम का युद्ध, अफीम युद्ध बोलते हैं जिसको।
इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूँ। चीन में क्या था ना सर, चीन में भारत की तरह यहाँ पे फ्री ट्रेड उस टाइम पे अलाउ नहीं था। चीन में उस टाइम पे युआन डायनेस्टी थी उस टाइम पे चीन में। तो युआन डायनेस्टी का जो किंग था उसका साफ इंस्ट्रक्शन था कि चीन में है वो कोई भी विदेशी जो है वो व्यापार नहीं करेगा। चीन में कुछ व्यापारी जो थे उनको ऑथराइज कर रखा था उसने। एक ये जैसे देखिए चीन का मैप, चाइना का मैप है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाया लेकिन कुछ ऐसा ही दिखता है। तो यहाँ पे कैंटोन सिटी है, यहाँ पे समुद्री सीमा है और यहाँ पे एक सिटी होगी कैंटोन करके। आजकल इसका नाम कुछ अलग है लेकिन उस टाइम इसको कैंटोन करके बुलाते थे। सिर्फ कैंटोन सिटी के अंदर ट्रेड अलाउ था, वो भी जिसको परमिशन है उसको, उसमें भी टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की जो लालच है वो बढ़ता ही जा रहा था। भारत में व्यापार कर रहे हैं, इनसे भी उनका पेट नहीं भरा, तो वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि चीन के अंदर भी वो व्यापार किया जाए, चीन के साथ में भी। तो यहाँ पे उस टाइम पे थे ऑकलैंड। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड। तो ऑकलैंड है वो यहाँ पे जो युआन डायनेस्टी के किंग होते हैं उनके दरबार में पहुँचते हैं बहुत सारे गाजे बाजे के साथ में, और बहुत सारे उपहार लेके, गिफ्ट लेके बहुत सारे हैं, और पहुँचते हैं उस राजा के दरबार में। तब वहाँ पे राजा के दरबार में क्या सिस्टम है कि वो चीन वाले जो हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि हमारा हेवनली किंगडम, मतलब कि वो अपने आप को स्वर्ग का राज्य मानते थे उस टाइम पे। और राजा तो बोला कि हमारा राजा तो है वो धरती पे सबसे महान राजा है। तो ऑकलैंड को बोला गया कि आप है वो राजा का अभिवादन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको घुटनों पे बैठना पड़ेगा। अब ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल, तो इंडिया में उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है जितना वहाँ के किंग को भी नहीं मिल रहा है, और इतना बढ़िया ट्रीटमेंट उसको इंडिया में मिल रहा है, वो यहाँ पे मतलब कि उसको घुटनों पे बैठना पड़ेगा। तो ऑकलैंड सोचता है कि यार कितने वाहियात लोग हैं ये, चलिए हम इनके साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और ऑकलैंड यहाँ पे कसम खा के जाता है कि इस चीन को ऐसे बर्बाद करूँगा मैं कि इसकी 7 पीढ़ियाँ तक याद रखेगी। अब ऑकलैंड क्या करते हैं देखिए। अब इसके बाद में इंडिया में बड़े पैमाने पे अफीम की खेती होती है। तो बड़े पैमाने पे ये लोग क्या करते हैं, अफीम को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं चुपके चुपके चीन में। और चीन की पूरी एक जनरेशन है वो इस अफीम से तबाह हो जाती है, इस अफीम के नशे से। और चाइना में तो नशे के बारे में मतलब आज भी इतना गुस्सा है ना इस अफीम वॉर की वजह से, और इसमें अफीम से जितने लोग तबाह हुए थे, कि आज भी है वो चाइना में कोई भी अगर नशे का कोई व्यापार करता हुआ पकड़ा गया है तो उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा है। तो इसके बाद में क्या होता है कि अब फिर धीरे धीरे क्या करता है, किंग है वो एक बार बोलता है कि ये अफीम जितना भी आ रहा है इलीगल, इसको ख़त्म करवाइए। तो एक अपने कमांडर को भेजता है वहाँ पे, तो वो है वो जितना भी अफीम होता है वहाँ पे सबको ख़त्म कर देता है। वो कोस्टल एरिया पे कहीं पे अफीम है उसकी बहुत बड़ी खेप पकड़ते हैं। अब ब्रिटेन है वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी नेवी लेके पहुँच जाता है वो चाइना के कोस्टल एरिया पे। उस टाइम पे ब्रिटेन की जो नेवी है वो दुनिया की नंबर 1 नेवी होती है। अब ब्रिटेन क्या करता है कि यहाँ से चाइना का जितना भी ये कोस्टल एरिया है इसके सारे शहरों को तबाह करते हुए पूरा है वो कोस्टल एरिया पे अपना अधिकार कर लेता है। अब इसके बाद में यहाँ पे एक संधि होती है जिसमें बहुत ही भारी हर्जाने की मांग की जाती है और चीन से बहुत ही भारी हर्जाना लिया जाता है यहाँ पे। तो
अब क्या होता है कि जितनी भी एम्पीरियल पावर्स होती है, जितनी भी साम्राज्यवादी ताकत है, जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, जैसे स्पेनिश हो गए, और जैसे डच हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं ना, जिसका भी मन किया वो यहाँ पे जहाज़ लेके पहुँच गया और बोला कि भैया हमें तो ये चाहिए, नहीं तो हम आक्रमण कर देंगे। अब इसको कुछ दे के निपटा के भेजा, इतने में ये पहुँच गया, अब इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो मतलब कि साम्राज्यवादी ताकतें वहाँ पे इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि चीन के अंदर इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है, मतलब कि अपमान की सदी। मतलब कि 100 साल तक है वो इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ चीन का, और इतना ह्यूमिलिएशन हुआ चीन का, कि चीन में आज भी इसको अपमान की सदी कहा जाता है। जिसका भी मन किया है वो यहाँ पे पहुँच गया। और बाद में तो मतलब कि एक ऐसा टाइम आया था, एक कहावत भी इनके लिए बनी कि कट द चाइनीज मेलन, यानी कि चीनी खरबूजे को काटो। यहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार है, यहाँ फ्रेंच है, यहाँ पे डचिस है, यहाँ पे स्पेनिश है, जो मतलब कि जिसका जो मर्जी आया चीन में है वो उसको कहीं पे यूएसएसआर ने कब्जा कर रखा है, फिर कहीं जापान पहुँच गया यहाँ पे, तो मतलब जिसका भी मन किया वो चीन में पहुँच गया। तो 100 साल है वो इतने ह्यूमिलिएशन वाले रहे हैं, इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। तो इस 100 सालों में है वो औपनिवेशिक ताकतों ने इनका बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लॉइट किया इनको। अब 1950 तक आते आते दोनों देश रिपब्लिक हो जाते हैं। खैर चीन तो आज भी रिपब्लिक नहीं है, लेकिन कहा जाता है। बाकी इंडिया तो है वो 26 जनवरी को अपने आप को रिपब्लिक घोषित करता है, संविधान लागू करता है अपना। अब दोनों देशों में टकराव का कारण असमानताएं। अब दोनों देशों के बेसिक्स, जो एक बुनियादी दोनों देशों की जो संरचनाएं होती है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि आखिर टकराहट की वजह क्या थी। और टकराहट है वो एक ना एक दिन तो होनी ही थी। जैसे भारत है, तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, अपना संविधान बनाया, तो उसमें क्या किया कि बोला कि भाई हम अलग अलग भाषा वाला देश है हमारा, हर राज्य की लगभग देखा जाए तो अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग खान पान है, धर्म के हिसाब से हम अलग अलग हैं। तो बोला कि सब अपना अपना कस्टम फॉलो करेंगे, हम किसी को कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम यूनाइट रहेंगे, लेकिन सब अपना अपना कस्टम फॉलो करेंगे। सबको आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है, अपनी भाषा बोलने की आज़ादी है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। चीन है वो सांस्कृतिक एक रूपता चाहने वाला देश था, कि है वो एक भाषा होनी चाहिए, एक कल्चर होनी चाहिए, और एक पार्टी जो कम्युनिस्ट है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं चीन में इस तरह से बुनियादी फ़र्क था भारत से। और भारत है वो उदार धार्मिक परंपरा वाला देश है, जबकि चीन है वो कन्फ्यूशियस की विचारधारा पे चलने वाला देश है। आज भी उनकी जो आप देखेंगे तो उनके शासन व्यवस्था के अंदर है वो कन्फ्यूशियस की विचारधारा है वो आज भी झलकती है। कन्फ्यूशियस ने मतलब कि वैसे उस टाइम पे ये हुआ था, थिंकर था ये, जब चीन के अंदर है वो आपस में युद्ध की वजह से है वो मतलब सामाजिक व्यवस्थाएं उनकी एकदम ध्वस्त हो गई थी। तो समाज को रीबिल्ड करने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए उसने कुछ शिक्षाएं बताई थी। और उसके अंदर एक उसमें बताया था उसने कि प्रजा का राजा के प्रति है वो क्या उत्तरदायित्व रहता है। राजा की है वो मतलब कि उसके प्रति वफादार रहे। और तो इस तरह से एक तरह से वो सत्ता है वो किस तरह से स्टेबल बनाए रखना है, उसके लिए है वो उसने कन्फ्यूशियस ने बताया। फिर पिता का बच्चे के प्रति है वो क्या व्यवहार होना चाहिए, बच्चे का पिता के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति। और मतलब कि उसने सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ उसने की पॉइंट्स दिए थे। और वैसे ही राजा और प्रजा का संबंध में भी कुछ दिया था। तो चीन के लोग हैं वो आज भी
इतना ज़्यादा वफादार कहें या जो भी कहें, मतलब ज़बरदस्ती दबाए हुए कहें, लेकिन इतना बर्दाश्त कर रहे हैं जितना शायद कि दुनिया का कोई देश दूसरा नहीं करेंगे। हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते ऐसा। अच्छा, भारत की जो विदेश नीति है वो सॉफ्ट पावर पे हम लोग बिलीव करते हैं। शांति से कोई मुद्दा सुलझा लिया, बातचीत से सुलझा लिया, तो इस टाइप का रहता है। लेकिन चीन है वो हार्ड पावर में ज़्यादा बिलीव करता है। तो उसका हर कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से उसका पंगा है, वो चलता ही रहता है। चाहे आप साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी देश हैं वहाँ देख लो, इधर इंडिया हो गया, तो उसका है वो हर देश के साथ में ऐसा है। तो ये दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में ही ये फ़र्क है, जिसकी वजह से ये सब टकराहट होने ही थे। आखिर जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो मध्यम वर्ग है, उसके नेतृत्व में हमने अहिंसात्मक आंदोलन किया। हालांकि उग्र विचारधारा वाले लोग भी थे, लेकिन वो जो है पक्ष ज़्यादा इतना हावी नहीं है हमारी स्वतंत्रता में। हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है वो गांधी की विचारधारा का रहा है, और उसमें अहिंसात्मक रूप से हमने आज़ादी पाई है अपनी। और चीन में ऐसा नहीं है। चीन की तो नींव है वो सैनिक संघर्ष पे रखी गई थी। चीन की जो नेशनलिस्ट पार्टी जो KMT पार्टी और जो कम्युनिस्ट है उसका आपसी दोनों का खूनी संघर्ष, और फिर फाइनली जाके है वो आज का चीन बना है। तो ये दोनों देशों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस थे। अब चीन की जो है वो भारत के प्रति हमेशा से है वो अवसरवाद की नीति रही है। वो चाहे ताइवान मुद्दे पे समर्थन प्राप्त करना हो भारत से, या फिर UN में परमानेंट मेंबरशिप लेनी हो उसको, या फिर अपना एफ्रो एशियन कंट्रीज़ जो है उसके मंच पे अगर उसको जगह चाहिए तो, क्योंकि उस टाइम पे चीन को तो इतना कोई जानता नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत बड़े लीडर थे, विश्व स्तरीय लीडर थे उस टाइम पे, और एफ्रो एशियन कंट्रीज़ जो है उसके संपर्क में भी थे बहुत लंबे समय से। तो जवाहरलाल नेहरू का रुतबा था उस टाइम पे। और चीन कहीं ना कहीं माओ जेदांग उस टाइम पे चाहता था कि वो भारत का हाथ पकड़ के और विश्व एफ्रो एशियन मंच के ऊपर है वो अपने आप को स्थापित करे। जवाहरलाल नेहरू है वो चीन के मुद्दे पे, या कहें कि चीन के संबंध में इतनी बड़ी चूक कर जाते। हालांकि जवाहरलाल नेहरू है वो बहुत ही अच्छे लीडर थे, और उनकी खास करके इस सीमा पे आप देख लीजिए, भूटान है और नेपाल है, इनके साथ में इनकी नीतियां हैं वो बड़ी अच्छी थी और बहुत ही अच्छे से टेकल कर रखा था इन्होंने। इनके साथ में एक इन्होंने समझौता भी किया था कि आपको सेना या रक्षा जो है, सुरक्षा आपको हम प्रदान करेंगे, और विदेश नीति आप हमारे संरक्षण में रखिए। बाकी आपको जो करना है, मतलब कि इंटरनली आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक विदेश नीति है वो आप हमारे संरक्षण में रखिए और आपको सुरक्षा हम प्रदान करेंगे। तो नेपाल के मामले में तो वो थोड़ा और भी इससे आगे निकल गए थे, और एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया था उन्होंने, एक ऐसा कदम लिया था साहसिक कि जो देखने लायक था। वो क्या था देखिए, नेपाल में उस टाइम पे राजा था, किंग था जो, वो था त्रिभुवन, और इसका प्रधानमंत्री था एक राणा। ये जो राणा है ये बड़ा करप्ट आदमी था। एक तो इसने सारी पावर्स जो है वो अपने हाथ में ही ले रखी थी। किंग से बिना पूछे ही है वो बड़े बड़े डिसीजन है वो खुद ही ले लेता था, और ये बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ा करप्ट टाइप का आदमी था। तो इसने बहुत से, मतलब बहुत सा इसने ब्लैक मनी है कहिए आप, है वो भारत की बैंकों में इसने जमा कर रखा था। तो अब क्या हुआ कि उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि नेपाल और भूटान जो है वो गुटनिरपेक्ष जो देश है उनकी तरफ रहे, और ये राणा जो है ये चाहता था कहीं ना कहीं कि नेपाल है वो अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ रहे।
तो इसने चुपके चुपके बात करना भी शुरू कर दिया था। तो कहते हैं कि त्रिभुवन जो है वो इतना अपने आप को घुटा हुआ महसूस करने लगा कि ये भाग के इंडिया में आ गया। अब त्रिभुवन जैसे ही भाग के इंडिया में आया, इसने राणा ने क्या किया कि उस टाइम पे त्रिभुवन का एक 9 साल का लड़का था, एक ज्ञानेंद्र करके। इस ज्ञानेंद्र को गद्दी पे बिठा दिया और ब्रिटेन और अमेरिका से ये इसको मान्यता दिलाने के चक्कर में भी था। लेकिन तभी त्रिभुवन भारत में आ जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरी बात बताता है। तो नेहरू जी फिर एक ऐसा स्टेप लेते हैं कि मतलब उस टाइम पे तो बड़ा ही चर्चा में रहा था ये। पंडित नेहरू जी क्या करते हैं कि त्रिभुवन को इसको राणा को इससे बात करते हैं। राणा को बोलते हैं कि देखिए, आप तुरंत त्रिभुवन को वापस रिस्टोर करिए, इसको वापस राजा घोषित करिए, नहीं तो भारत की बैंकों में आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, आपका जितना भी पैसा है, वो एक चुटकी बजाते ही आपका सीज हो जाएगा। तो राणा के तो होश उड़ गए। 7 पुश्तों की कमाई है वो इसने इकट्ठी कर रखी थी, वो तो चली जाएगी फिर ऐसे तो। फिर राणा है वो यहाँ से अमेरिका और ब्रिटेन से बात करता है। और इधर क्या होता है कि पंडित नेहरू है वो ब्रिटेन से बात करते हैं और बोलते हैं कि देखिए, आप इसको त्रिभुवन को वापस रीस्टोर करवाइए, नहीं तो अगले हफ्ते जो कॉमनवेल्थ की जो मीटिंग होने वाली है उसमें हम बॉयकॉट करेंगे। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें सबसे बड़ा देश और कह सकते हो कि सबसे टॉप कंट्री था उस टाइम पे भारत। और अगर वही बॉयकॉट कर देगा तो फिर तो उनके लिए तो बड़ी ह्यूमिलेशन वाली स्थिति हो जाएगी। तो फिर ब्रिटेन ने अमेरिका को समझाया जो भी है करके, और इस तरह से त्रिभुवन को वापस रिस्टोर करवाया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति थी यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त नीति थी। लेकिन चीन के मामले में वो आखिर कैसे चूक गए, या ये जो चीन है वो उनके लिए वाटरलू साबित हुआ। कहते हैं एक बार नेपोलियन बोनापार्ट से किसी ने पूछा कि वर यू एन एबल किंग, मतलब कि क्या आप एक योग्य शासक थे या योग्य राजा थे आप। तो नेपोलियन बड़ा अच्छा आंसर देता है। नेपोलियन कहता है कि एबल वाज आई बिफोर आई सा एल्बा। तो जो एल्बा जो है ये एक द्वीप है भूमध्य सागर में, इटली के आसपास में कहीं। वाटरलू के युद्ध से पहले साल भर वो एल्बा में रुका था। तो कहता है कि एबल वाज आई बिफोर आई सा एल्बा। तो सेम यही जवाहरलाल नेहरू के लिए चीन है वो उनके लिए वाटरलू सिद्ध होता है। एबल वाज आई बिफोर आई सा चाइना। अब देखिए 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार का गठन होता है। युआन डायनेस्टी थी, तो 1911 में 1911 में है वो फिर डॉक्टर सन्यात सेन है वो केएमटी पार्टी, जो केएमटी पार्टी होती है को मिंगतांग कोमिंगतांग पार्टी, जो राष्ट्र नेशनलिस्ट पार्टी होती है, इसका गठन करते हैं। क्योंकि जितने भी ये क्या करते हैं कि इम्पीरियल्स पावर्स जितनी भी होती है उसके अगेंस्ट में ह्यूमिलिएशन सेंचुरी चल रही थी, तो लोगों में मतलब ज़बरदस्त गुस्सा था। तो उसको लोगों का बड़ा समर्थन इनको मिलता है और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करते हैं और केएमटी पार्टी का वो गठन करते हैं। वो 1911 में है वो सरकार में आते हैं। वहाँ पे जो किंग है उसकी सरकार वहाँ से ख़त्म हो जाती है, युआन डायनेस्टी की। इनके साथ में एक इनके कमांडर, मिलिट्री कमांडर थे युआन शिकाई। तो युआन शिकाई सरकार के मुखिया बनते हैं। अब युआन शिकाई है वो उनकी 1916 में मृत्यु हो जाती है। फिर
16 से फिर यहाँ पे फिर एक तरह से देखें तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, पूरी अस्थिरता आ जाती है। वारलॉर्ड्स जितने भी होते हैं सब अपने आप को फ्री घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से 1921 में फिर डॉक्टर सन यात सेन है वो सोवियत रूस के सहयोग से फिर सरकार बनाते हैं अपनी। तो 1925 के अंदर फिर डॉक्टर सन यात सेन है, इनकी डेथ हो जाती है कैंसर से। फिर इसके बाद में एक इनके मिलिट्री लीडर्स, बहुत ही ज़बरदस्त लीडर, फिर से इनके बाद में सत्ता में आते हैं। ये होता है चियांग काई शेक। चियांग काई शेक 1925 में जब डॉक्टर सन यात सेन की डेथ होती है तो चियांग काई शेक है वो मिलिट्री कमांडर होते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं। अब इसके बाद में है वो एक नॉर्दर्न एक्सपीडिशन करते हैं। नॉर्थ साइड में जितने भी वॉरलॉर्ड्स हैं वो अपने आप को फ्री जो घोषित करते हैं, अब उन वॉरलॉर्ड्स को ये दबाने के लिए जाते हैं नॉर्थ साइड में। और 1926 से 1928 तक है वो अपना नॉर्दर्न एक्सपीडिशन पूरा करते हैं और वॉरलॉर्ड्स जितने भी होते हैं उन सबको हरा देते हैं और एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त बना लेते हैं वो चाइना में। और बहुत ही उस टाइम में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाती है। अब क्या होता है कि 1927 से है वो चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1921 के अंदर क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1921 के अंदर। और इसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो धीरे धीरे वो भी अपना जनाधार बनाना शुरू करती है। वो मज़दूर की बात करती है, किसान की बात करती है, मतलब नीचे के जो दबे कुचले लोग हैं उनके मुद्दों पे वो पार्टी आती है और धीरे धीरे लोगों में अपनी बढ़त बनानी शुरू करती है। तो अब क्या होता है कि चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट और इनके बीच में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इनकी थी रेड आर्मी। इनकी रेड आर्मी के बीच में आपस में झड़प होती है। तो इनका कम्युनिस्टों का गढ़ होता है उस टाइम पे। एक तो आपका हो गया ये वुहान, जहाँ पे अभी ये कोरोना वायरस फैला था सबसे स्टार्टिंग में, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। वुहान और संघाई, वुहान और संघाई ये जो क्षेत्र थे ये कम्युनिस्टों के उस टाइम पे गढ़ हुआ करते थे। तो चियांग काई शेक ने इनको मार मार के वहाँ से भगाना शुरू किया। तो अब ये क्या करते हैं कि ये एक लॉन्ग मार्च जिसको बोलते हैं लॉन्ग मार्च, तो एक यनन करके जगह है नॉर्थ के अंदर, यनन। तो 1934 में है वो इनका लॉन्ग मार्च होता है। लॉन्ग मार्च मतलब कि ये लोग हैं आगे भाग रहे हैं और इनकी जो चियांग काई शेक की सेना जो है, चियांग काई शेक की सेना इनके पीछे आए और ये एक साल में 10,000 किलोमीटर है वो पहाड़ों के अंदर इधर उधर नदियों नालों में भागते भागते है वो नॉर्थ में चले जाते हैं। यनन करके जगह है यहाँ पे। अब ये जो इनका लॉन्ग मार्च बोलते हैं इसको, ये कम्युनिस्ट है वो अपने हिस्ट्री के अंदर, ये जो लॉन्ग मार्च है इस लॉन्ग मार्च के अंदर एक लीडर उभर के आता है, जिसका नाम होता है माओ जेदांग। हालांकि इसको माओ त्से तुंग भी बोला जाता है, माओ जेदांग भी बोलते हैं, वो चाइनीज़ नाम है इनका, 3-4 टाइप से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो माओ जेदांग है, इसका राइज होता है। ये क्या करता है कि जब इनका लॉन्ग मार्च होता है ना तो बहुत से लोगों को लेके और उनको मतलब कि एकदम कहे तो सही तरह से सावधानी से मतलब और सही हालत में कुशल हालत के अंदर लेके और यनन तक पहुंच जाता है। तो माओ जेदांग यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। अब फिर माओ जेदांग क्या करता है कि इसकी पॉलिसी होती है प्रोपेगेंडा की, मतलब कि झूठे वादे करेगा
किसान है, किसानों को बोलेगा कि भूमिहीन किसान थे उस टाइम पे, पीजेंट वर्ग है, तो उनको बोलेगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ज़मीन देंगे यहाँ पे यहाँ पे। मज़दूरों से ये अलग वादे कर रहे हैं, लेडीज़ों से अलग कर रहे हैं। मतलब कि ये माओ ज़ेडांग जिस भी इलाके में गया वो भांप जाता था कि इन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से ये उनसे वादे करता था। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त लोकप्रियता हो गई थी। धीरे धीरे क्या है कि ग्रामीण इलाकों में माओ ज़ेडांग और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत तगड़ी पकड़ हो गई थी। अब क्या हुआ, यहाँ से एक तरफ से जापान अटैक कर देता है, तो जो केएमटी जो है, जो नेशनलिस्ट जो होते हैं चियांग काई शेक के, अब ये लड़ रहे होते हैं जापानियों से। इतने में क्या करते हैं कि ये कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मतलब इनकी जो रेड आर्मी होती है, ये इधर से इन पर अटैक कर दी। तो जो केएमटी जो है इनकी है वो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये दोनों फ्रंट पे लड़ रही है यहाँ पे। और कुछ केएमटी की नीतियाँ भी थी बहुत हद तक, जिनको लोग नापसंद करते थे। जैसे ये जो रेड आर्मी है ये गुरिल्ला टैक्टिक्स से वॉर करती थी। कहीं पे जैसे घात लगा के, और इनकी केएमटी की जो कोई इनका सैनिक टुकड़ी जा रहा है उसके ऊपर घात लगा के हमला कर दिया छुप के, या फिर कहीं रात में सोते हुए कहीं पे जाके हमला कर दिया। तो कम्युनिस्टों की, हालांकि ये गुरिल्ला टैक्टिक्स है, अपने यहाँ भी देख लीजिए, ये माओवादी जितने भी हैं और ये नक्सलवादी हैं, हमेशा ऐसे ही हमला करते हैं, छुप के हमला करेंगे जंगल में से और फिर भाग जाएंगे। तो सामने से लड़ने की इनकी औकात नहीं, गुरिल्ला टैक्टिक्स है उससे लड़ाई करते हैं। तो ये जो कम्युनिस्टों की गुरिल्ला टैक्टिक्स थी ना, इससे लोगों को कहीं ना कहीं है, वो लोगों का समर्थन है इनको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ये केएमटी वाले क्या करते थे, जैसे जापानी कहीं पे अटैक कर रहे हैं, ये केएमटी है, ये इनकी सेना पीछे हट गई, तो यहाँ पे जैसे सपोज़ करिए कोई गांव है, तो ये सोचते हैं कि इस गांव में जितने भी खेत हैं, जितना भी पानी के कुएं हैं, तो बोला कि यहाँ का राशन और पानी है वो कहीं जापानी लोगों के काम में ना आ जाए, तो ये यहाँ से भागते भागते खेतों को जला देंगे, पानी के कुओं में जहर मिला देंगे। अब भैया यहाँ पे गांव वाले जो रह रहे हैं उनके लिए तो मुसीबत हो गई, वो जाएं तो जाएं कहाँ। और इनकी थी गुरिल्ला टैक्टिक्स, मतलब कि किसी आम जो नागरिक था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने चुपचाप छुप के लड़ते थे, किसी को, दूसरों को कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से एक तरह से है वो केएमटी है वो एक तरह से उनका डिक्लाइन हो रहा था, और माओ ज़ेडांग और उनके कम्युनिस्ट है उनका राइज हो रहा था। तो इस तरह से कम्युनिस्ट है वो बहुत धीरे 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 बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं, और केएमटी या बोले तो नेशनलिस्ट होते हैं उनकी साख बहुत गिर जाती है। अब क्या होता है कि चियांग काई शेक इसके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। धीरे 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 कम्युनिस्ट है वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के, और चियांग काई शेक है वो लास्ट में फिर इसको ताइवान में भाग की शरण लेनी पड़ती है। ताइवान जैसे ये चाइना है, यहाँ पे ये जैसे ईस्ट चाइना सी है, और ये हो गया आपका साउथ चाइना सी। तो इसके बीच में यहाँ पे एक कंट्री है, आइलैंड है एक, ताइवान। तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है ताइवान में, ये ताइवान पहुँच जाता है। माओ है वो इसका पीछा करता है, वो माओ का ये पॉलिसी होता है कि ताइवान में जाके और इनको वहाँ से भी खदेड़ना है कैसे भी करके, या फिर चियांग काई शेक को पकड़ने का उनका इरादा था। जो भी हो, उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन। तो हैरी ट्रूमैन क्या करता है कि माओ को न्यूक्लियर थ्रेट देता है, कि बोला भैया अब ताइवान की तरफ अगर आंख भी उठाई तो सीधा न्यूक्लियर अटैक करूंगा। और माओ ज़ेडांग है वो यहाँ से वापस मुड़ जाता है, और अमेरिका जो है वो चाइना को मान्यता नहीं देता है, फिर वो ताइवान को मान्यता देता है। और भारत है वो, उसकी हमेशा से वन चाइना पॉलिसी रही है पंडित नेहरू की। वो उनका मानना है कि ताइवान जो है वो
चाइना का ही एक हिस्सा है। और 1949 में सबसे पहले चीन को है वो भारत ही मान्यता देता है। ब्रिटेन और अमेरिका है वो उस टाइम तक ताइवान को मान्यता देते हैं। तो सबसे पहले मान्यता है वो भारत ने दी। अब फिर 1950 आता है। 1950 के अंदर है वो चीन तिब्बत पे हमला कर देता है। अब तिब्बत पे पहले स्वायत्त एक तरह से क्षेत्र होता है, तिब्बत है वो ऑटोनोमस होता है, खुद का प्रशासन होता है वहाँ का। लेकिन चीन उस पर हमला करता है 1950 में, और अपने यहाँ पे संसद में बड़ी ज़बरदस्त उसके विरोध में बड़ी बहस होती है। लेकिन पंडित नेहरू जो है वो उनका झुकाव अभी तक कहीं ना कहीं चीन की तरफ रहता है। हालांकि वो सोचते हैं कि इतना बड़ा खतरा नहीं होगा चीन। संसद में बड़ी ज़बरदस्त बहस होती है, तो फिर आखिर में दबाव में आके पंडित नेहरू मेक-मोन रेखा को भारत की उन संसद में बयान देते हैं कि मेक-मोन रेखा जो है वो भारत की आधिकारिक रेखा है, आधिकारिक सीमा रेखा है, ऐसे करके इधर से ऐसा ही कुछ बयान देते हैं। अब क्या होता है कि 1951 में तवांग में पहले तिब्बत का प्रशासन होता है। तो 12 फरवरी के आसपास शायद यही डेट होगा, 12 फरवरी 1951 में पहली बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारत का प्रशासन पहुंचता है तवांग में। बड़ा ज़बरदस्त स्वागत होता है उनका, और तवांग है इस तरह से उसका प्रशासन है, भारत टेक ओवर कर लेता है। लेकिन चीन है वो अब तक चुप है। दोनों घटनाओं के ऊपर उनकी चुप्पी है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को शक होता है कि मतलब कि आखिर चीन का कोई रिएक्शन नहीं आया, मतलब कि क्या बात हुई। तो उस टाइम पे के.एम. पणेकर होते हैं जो भारत के राजदूत होते हैं चीन में। तो पंडित नेहरू है उसके बड़े क्लोज होते हैं, और के.एम. पणेकर बेसिकली एक हिस्टोरियन होते हैं, लेकिन पंडित नेहरू के आसपास के लोगों में होते हैं। तो नेहरू जी है वो चीन से वो मतलब उनका डायरेक्ट उनका टॉक होता है। तो वहाँ पे चीन से रिलेटेड जितने भी मसले हैं वो खुद ही देखते हैं लगभग। तो के.एम. पणेकर को वहाँ पे राजदूत के रूप में भेजा हुआ था। तो पणेकर को पंडित नेहरू बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप चाओ एन लाई से मिलिए, जो चीन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, चाओ एन लाई, और माओ है वो प्रेसिडेंट थे। तो बोला आप चाओ एन लाई से मिलिए और चीन की क्या मंशा है इसके बारे में आप पता करने की कोशिश करिए। लेकिन चाओ एन लाई बहुत ही चालाक था। पणेकर ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन है वो सीमा विवाद के बारे में मतलब कि वो कुछ भी बोलने से मतलब एक लफ्ज़ भी नहीं बोला उन्होंने। बाकी इधर उधर की बहुत बातें करते थे, बहुत बातें होती रहती थी, लेकिन कभी भी इस चीज़ का कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो के.एम. पणेकर है वो पंडित नेहरू को वहाँ से पत्र लिखते हैं कि सीमा के बारे में चीन की तरफ से आप आश्वस्त रहिए। तो अब चीन जो है उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो जब तक उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था भारत से, तब तक है वो उसने सीमा विवाद के ऊपर और इन सब मामलों पे उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया अपना, एकदम चुपचाप एकदम न्यूट्रल रह रहा था। अब के.एम. पणेकर ने तो एकदम क्लीन चिट दे दी। तो लेकिन विदेश मंत्रालय के जितने भी अधिकारी वगैरह थे वो पंडित नेहरू से इस मामले में उनकी काफ़ी बहस भी हुई थी, और वो मतलब कि के.एम. पणेकर के विचार से इत्तेफाक नहीं रखते थे। बोले कि चीन है वो उसकी कुछ अलग ही है इस बारे में नीति, और हो सकता है पणेकर इसमें चूक गए हों। लेकिन पंडित नेहरू नहीं मानते हैं, और वो एक विदेश सचिव को एक अपनी तरफ से नोट लिख के भेजते हैं और बोला कि चीन के बारे में है, आप कोई बात नहीं करेंगे, चीन के बारे में जो डिसाइड करना है वो मैं करूँगा। इसके बाद में 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता होता है। पंचशील समझौता, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस।
तो पंचशील समझौते पे है वो पंडित नेहरू हस्ताक्षर कर देते हैं, और इसके अंदर भी सीमा का कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन इसमें तिब्बत को चीन का एक भाग स्वीकार कर लिया जाता है और उसके ऊपर पंडित नेहरू है वो साइन कर देते हैं। अब देखिए, चीन का एक इंटरेस्ट है वो भारत से निकल जाता है, भारत से मिल जाता है उसको तिब्बत के बारे में समर्थन। अब देखिए आगे क्या करता है। हालांकि इस पंचशील समझौते का बहुत विरोध भी हुआ था उस टाइम पे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे उस टाइम, बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक तरह से भारत और चीन के बीच में देखने लायक माहौल था उस टाइम पे। फिर चाओ एन लाई भारत में आते हैं और कई वार्ताएं होती हैं उनकी। उसके बाद में फिर 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, बांडुंग सम्मेलन। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप जो है ना, उसके ऊपर एक जगह है ये बांडुंग करके। तो यहाँ पे एफ्रो एशियन कंट्रीज होते हैं, टोटल 29 कंट्री है उस टाइम पे हिस्सा लेते हैं इसमें। तो एफ्रो एशियन कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, और उस टाइम पे चीन को उस टाइम पे कोई नहीं जानता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की है वो ज़बरदस्त पूछ होती है वहाँ पे। पंडित नेहरू आगे आगे चल रहे हैं और चाओ एन लाई है वो किसी बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा है, और पंडित नेहरू है वो जो एफ्रो एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लीडर से परिचय करवा रहे हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं उसको खटक रहा था कि ये जो पोजीशन है ये मेरे को लेनी है। 1957 में एक चीन का न्यूज़पेपर है पीपल्स डेली। इस न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपती है कि सिंजियांग जो प्रांत है चीन का, जो हमारे यहाँ पे इस जगह पे है, कश्मीर के ऊपर यहाँ पे एक मुस्लिम प्रांत है पूरा ही। सिंजियांग के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, उइगर मुस्लिम्स वगैरह। तो ये 1957 में एक न्यूज़ आती है कि सिंजियांग से लासा जाने वाली, लासा तिब्बत के अंदर है याद रखिएगा, सिंजियांग से लासा जाने वाली रोड है वो पूरी तरह से तैयार है, और उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है वो कुछ पोस्ट करते हैं। और ये जो रोड है ये निकल रही है यहाँ से, अक्साई चीन से, ये अक्साई चीन। अब भैया ये रोड यहाँ से निकल रही है, मतलब कि कम से कम आप माने तो 1952 या 53 से ये बनना शुरू हुआ होगा, और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं है। 1957 में चीन बताता है कि हमने ये रोड बना ली है। अब इसके बारे में बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन होता है भारत में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही विरोध होता है कि आप एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ देखिए चीन ने यहाँ पे क्या कर दिया है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का मोह तब भी नहीं भंग होता है, वो चीन के नशे में इस कदर डूबे हुए होते हैं कि किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं रहते हैं। अब पंडित नेहरू है वो चाओ एन लाई को पत्र लिखते हैं कि सीमा के बारे में ऐसा कोई विवाद तो था ही नहीं, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें, ऐसा कुछ था तो चाओ एन लाई बोलते हैं कि हम किसी दूसरे मसलों में कहीं पे हमारा ध्यान था और इस बारे में हमारा ध्यान गया नहीं था, और लेकिन ये है मतलब कि इश्यू है सीमा पे और दोनों की सीमा का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। अब पंडित नेहरू के तो ये सुन के होश उड़ गए, तो अब तक क्या सोच रहे थे और ये क्या हो गया। अब क्या होता है इतने में कि 1959 में यहाँ पे चीन में एक और घटना होती है, चीन में नहीं सॉरी तिब्बत में। यहाँ पे दलाई लामा है वो विद्रोह कर देते हैं।
ये तिब्बत के लोग जो है वो दलाई लामा इनके नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। अब ये भाग के आ जाते हैं भारत में। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू है, एक बार पहले भी इन्होंने शरण मांगी थी लेकिन मना कर दिया था। लेकिन अब पंडित नेहरू का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दलाई लामा के प्रति इनका स्नेह उमड़ पड़ा और दलाई लामा को उन्होंने भारत में शरण दे दी। लेकिन तिब्बत मसले पे अभी भी बात करने से वो मना कर रहे थे दलाई लामा को। बोला कि तिब्बत मसले पे हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको भारत में शरण दे दी थी। अब यहाँ से चीन है वो एकदम तिलमिला गया। बोला कि भारत है वो तिब्बत के साथ मिलके या तिब्बत को चीन से अलग करने के लिए कहीं ना कहीं दलाई लामा के साथ मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और इसी बीच क्या होता है कि चीन मेकमोन रेखा को भी नकार देता है। जो मेकमोन रेखा है इसको चीन एकदम से नकार देता है। बोला कि ये जो है वो पुराने टाइम में अंग्रेज़ों का किया हुआ था, ये मेकमोन रेखा को हम नहीं मानते। और ये जो अरुणाचल प्रदेश जो है ना, नेफा जो है, इसको वो अपना हिस्सा बता रहा था। 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तिब्बत था, भारत के प्रतिनिधि और चीन के प्रतिनिधि को बुला के, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इधर वाली सीमा है इसके बारे में निपटारा किया जाए। लेकिन यहाँ पे चीन ने मना कर दिया था साइन करने से। फिर भी भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों से इन्होंने साइन करवा लिए थे। तो चीन है वो शुरू से ही इसको नहीं मान रहा था और यहाँ आके उसने बिल्कुल मुकर गया। तो पंडित नेहरू बोल रहे कि भाई अगर ऐसी बात है तो पहले आपने क्यों नहीं बताया। लेकिन इस पर भी कोई भी ऐसा आंसर आता नहीं है उनकी तरफ से। तो पंडित नेहरू समझ जाते हैं कि अब बात नहीं बनने वाली है। अब क्या होता है कि उस टाइम पे जनरल थिमैया होते हैं आर्मी के चीफ। तो थिमैया है वो बार बार रक्षा मंत्री होते हैं उस टाइम पे। वी के कृष्णा मेनन है। देखिएगा इस कहानी के अंदर एक और विलेन है, वो है वी के कृष्णा मेनन। ये उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे। तो वी के कृष्णा मेनन जो है, इनके ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं कि ये प्रो चाइनीज़ हैं या कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। इसलिए ये चाइना की तरफ से या चाइना को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, या फिर इनका झुकाव कहीं ना कहीं चीन की तरफ ज़्यादा है। जनरल थिमैया इनको बार बार बोल रहे हैं कि भैया चीन है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने वाला है, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सेना को भी तैयार होना चाहिए। कुछ इनकी डिमांड्स थी, कुछ इक्विपमेंट, कुछ वेपन्स वगैरह चाहिए। तो वी के कृष्णा मेनन बोलते थे कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान है, चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। तो काफ़ी मामलों में है वो इनका आपस में थिमैया का और इनका अनबन था। तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास में भी कई बार थिमैया पहुंच जाते थे। तो और उस टाइम पे क्या हुआ ना कि आर्मी में भी बड़े लेवल पे है वो कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी। जैसे जनरल थिमैया है, ये चाहते थे कि इनका उत्तराधिकारी बने या इनका सक्सेसर है वो बने लेफ्टिनेंट जनरल थोराट। लेफ्टिनेंट जनरल थोराट थे। तो इन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट को थिमैया साहब ने क्या किया, लेटर भी लिख दिया था। रिकमेंडेशन है वो जनरल थोराट का, लेफ्टिनेंट जनरल का। बोला कि नेक्स्ट चीफ जो है वो आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल थोराट होने चाहिए, क्योंकि थिमैया का ये मानना था कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। तो अगला चीफ कौन बनना चाहिए आर्मी का, तो ये उनका मामला है, वो तय करेंगे कि कौन बनेगा। तो इन्होंने थोराट का रिकमेंडेशन करके भेज दिया। अब पंडित नेहरू और वी के कृष्णा मेनन है, वी के कृष्णा मेनन बोलते हैं कि सेकंड पावरफुल मैन था उस टाइम पे। पंडित नेहरू के बाद में अगर कोई सेकंड नंबर का पावरफुल आदमी था तो वो था वी के कृष्णा मेनन है।
मतलब पंडित नेहरू इसको अपना राइट हैंड समझते थे। समझते क्या थे, मतलब मेनन ने जो बोल दिया नेहरू वही करते थे। तो नेहरू और मेनन का ये मानना था कि लेफ्टिनेंट जनरल थापर, थिमैया के बाद में हालांकि थापर ही बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। थिमैया 59 में रिटायर कर जाते हैं, उसके बाद थापर इनकी जगह लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो थापर है वो सीनियर है, तो सेना प्रमुख है वो थापर बनने चाहिए। जबकि थिमैया खुद जब चीफ बने थे, जवाहरलाल नेहरू और उनकी रिकमेंडेशन पे ही बने थे, तो थिमैया खुद यहाँ पे सीनियर नहीं थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पे। और अब क्या हुआ कि ये जो थापर साहब है, इन्होंने थिमैया साहब को एक पत्र लिखा और इसमें 11 चार्जेस लगाए थिमैया के ऊपर। और जो लेफ्टिनेंट जनरल थोराट साहब है, इनके ऊपर 5 कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए थे इन्होंने कि मतलब आपके अगेंस्ट में ये एलिगेशन है, ऐसे ऐसे आपने किया है। कुछ मतलब छोटे मोटे कुछ चार्जेस थे कि जूनियर ऑफिसर्स के साथ में बिहेव अच्छा नहीं है और इस टाइप के कुछ थे। तो मतलब कि इतने बड़े लेवल पे ये कंट्रोवर्सी है वो अच्छी नहीं है। तो उस टाइम पे आर्मी में भी थोड़ा कुछ ऐसे चल रहा था जिसका खामियाजा है वो इस देश को उठाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ होती है, एक मेजर जनरल वीके मेजर जनरल है वो कॉल होते हैं। जो मेजर जनरल कॉल है, बोलते हैं कि ये जो पंडित नेहरू की पत्नी थी मिसेस कमला नेहरू, वो उनके कुछ रिश्तेदार बताए जाते थे। तो मेजर जनरल जो कॉल है, इनको प्रमोट किया गया लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स थे और उनको सुपरसीड करके और इनको प्रमोट कर दिया गया, ये वीके मेनन और पंडित नेहरू जी के दोनों ने। तो यहाँ पे थिमैया है वो बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि ये जो मेजर जनरल कॉल है ना, ये थे सप्लाई कोर के, आर्मी की जो सप्लाई कोर है उनके ऑफिसर थे ये। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी सर्विस है वो सप्लाई कोर में ही अपनी बिताई थी। तो मतलब माहौल भी कुछ इस तरह से चल रहा था, तो वो इसके अगेंस्ट में थे कि इनको प्रमोशन है वो नहीं मिलना चाहिए, वो कैपेबल इतने नहीं हैं। तो इस मामले में कृष्णा मेनन और पंडित नेहरू नहीं सुनते हैं थिमैया की, तो थिमैया है वो अपना इस्तीफ़ा भेज देते हैं पंडित नेहरू के पास में। अब जब थिमैया इस्तीफ़ा भेज रहे हैं और उस टाइम पे माहौल भी है वो सही नहीं चल रहा है बॉर्डर पे, तो पंडित नेहरू है वो फिर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, तो मैं एक मतलब बुज़ुर्ग आदमी के तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना इस्तीफ़ा है वो वापस ले लीजिए। तो जनरल थिमैया है वो वहाँ पे कुछ सोच विचार करके अपना जो रेजिग्नेशन है, अपना इस्तीफ़ा जो है वो वापस विड्रॉ कर लेते हैं। अब फिर यहाँ पे 1961 में लेफ्टिनेंट जनरल थापर है वो थिमैया की जगह ले लेते हैं। थिमैया यहाँ से फिर रिटायर हो जाते हैं, फिर साइप्रस में यूएन मिशन के अंदर चले जाते हैं। और 1965 के अंदर अनफॉर्चुनेटली है वो उस मिशन के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही शानदार जनरल थे थिमैया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इन्फेंट्री बटालियन थी उसका लीडरशिप, उसका नेतृत्व कर रहे थे। मतलब कि ये वाज द वन एंड ओनली इंडियन ऑफिसर जो कि इन्फेंट्री को लीड कर रहे थे उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो थिमैया वाज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी कैपेबल मिलिट्री जनरल। अक्टूबर 59 आईबी के ऑफिसर्स जो हैं वो पहुंचते हैं पीएमओ ऑफिस में, पंडित नेहरू के ऑफिस में। आईबी इनको बताती है कि सीमा पे है जो चाइनीज़ सैनिक जो है वो चौकियां बना रहे हैं और बहुत मतलब कि घुसपैठ चल रही है उनकी, और अभी है वो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बीएसएफ नहीं थी उस टाइम पे,
बीएसएफ का कॉन्सेप्ट है वो 1962 वॉर के बाद में आया। तो उससे पहले जो आईबी है उसके जवान और अधिकारी हैं वही सीमा पे पेट्रोलिंग वगैरह करके, और सीमा की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आईबी की थी उस टाइम पे। तो आईबी के ऑफिसर्स मिलते हैं और फिर तय करते हैं कि 4th डिवीज़न पंजाब जो है उस डिवीज़न को ये लोग नेफा में भेजते हैं, नेफा की तरफ। तो इनका डिप्लॉयमेंट है इस डिवीज़न का है वो नेफा में कर देते हैं। अब इस डिवीज़न के पास में क्या है ना कि हाई एल्टीट्यूड पे, हाइट पे लड़ने का इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आज तक जितने बैटल्स लड़े थे वो ग्राउंड बैटल ही थे। तो एक तरह से ये इसके इनके लिए भी है वो एक नया एनवायरनमेंट होता है और जिसका आगे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वीके कृष्णा मेनन है वो फॉरवर्डिंग पॉलिसी अपनाते हैं। पंडित नेहरू को बोलते हैं कि हम है वो युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे, हम फॉरवर्डिंग पॉलिसी, मतलब कि फॉरवर्ड पॉलिसी ये होती है कि जैसे चाइनीज़ आ रहे हैं ना तो उनको वापस पुश कर दो, जहाँ पे उन्होंने चौकी बनाई है उनको वहाँ से पीछे खदेड़ दो उस जगह से। तो बोला कि वैसे नेहरू जी भी वो बोलते थे कि भले ही छोटी मोटी झड़प हो जाए लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई की उम्मीद उन्होंने नहीं की थी कि चाइना युद्ध कभी नहीं करेगा किसी हाल में। लेकिन ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी है ये उनके लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है। थिमैया बार बार बोल रहे थे कि युद्ध के लिए तैयार नहीं है हम, तो लड़ाई है वो आप इसको कूटनीति के मंच पे, भले ही आप अमेरिका से, रसिया से, किसी लोगों से मतलब कि बात करके आपस में ये सुलझाइए, लेकिन चूंकि सेना है वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो आप फॉरवर्ड पॉलिसी को मत अपनाइए। लेकिन ये किसी की मानते नहीं है और फॉरवर्ड पॉलिसी यहाँ पे अपनाई जाती है। अब इससे चाइनीज़ और ज़्यादा रिटेलिएट करते हैं इसका, और फिर ये लड़ाई है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। 1960 में चाओ एन लाई है वो भारत आते हैं और पंडित नेहरू को बोलते हैं कि ये जो अक्साई चीन है, बोला कि ये इसको हमारे पास रहने दीजिए, और नेफा जो है ये बोला कि आपके पास रहेगा। उस टाइम पे मतलब चाइनीज़ है वो यहाँ तक आ गए थे, तो बोला कि ये रीज़न हमारे पास रहने दीजिए और ये जो है आप रख लीजिए, ऐसा करके हम एक एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन पंडित नेहरू यहाँ पे मना कर देते, बोला नहीं, नेफा तो हमारा है ही और ये अक्साई चीन भी बोला कि ये हमारा हिस्सा है, हम ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पंडित नेहरू बहुत दबाव में भी थे तो ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया। अब दिसंबर 1960 के अंदर चीन, भारत है वो चीन को समर्थन देता है यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। हालांकि कहते हैं कि हैरी एस ट्रूमैन पंडित नेहरू को बोलते हैं कि आप क्यों इतना चीन के पीछे पड़े हैं, आप आइए ना, हम आपको देते हैं परमानेंट मेंबरशिप। लेकिन पंडित नेहरू कहते नहीं, इस पे चीन का हक है तो उसको मिलना चाहिए, और वैसे भी हम हैं वो, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत लोग आज भी उसका विरोध करते हैं। अगर उस टाइम अमेरिका भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर, यूएनओ का परमानेंट मेंबर अगर बनाने की हिमायत करता है, तो रसिया अगर उस टाइम पे वीटो कर देता, अगर उसको लगता कहीं ना कहीं कि ये है वो अमेरिका के खेमे में जा रहा है, तो अगर रसिया उसको अगर वीटो कर देता तो ये तो भारत के लिए है वो बड़ी अपमानजनक स्थिति भी हो जाती। हो सकता है उसको मेंबरशिप मिलती भी नहीं, खाली अमेरिका के कहने से थोड़ी ना मिलता है। अगर 500 मेंबर में से किसी एक ने वीटो कर दिया तो फिर तो नहीं मिलेगी। तो अगर हो सकता है अमेरिका उस टाइम समर्थन कर रहा था और रसिया अगर उस टाइम वीटो कर देता, तो फिर हमारी स्थिति है वो उस टाइम पे और भी ज़्यादा हंसी के पात्र बनते। तो जो भी हो, मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता था। अब 1960 से 1962 तक सीमा पे लगातार गोलाबारी चलती रहती है और 5 अक्टूबर को नेफा की कमान है वो पहले थी लेफ्टिनेंट जनरल उमराव। यहाँ पे इनको रिप्लेस कर देते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कॉल। चूँकि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल है वो, मैंने आपको पहले बताया कि
सप्लाई कोर के एक ऑफिसर रहे हैं, पूरी लाइफ है उन्होंने आर्मी की सप्लाई कोर में थी। तो इस फ्रंट के ऊपर है वो, अब वह उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई का, तो ये तो मेन उस टाइम पे हॉटस्पॉट था नेफा, तो अभी कैसे यहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो पंडित नेहरू और वी.के. मेनन का मानना था कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल है वो बहुत ही निगोशिएटिंग ऑफिसर है, निगोशिएट करने के मामले में है वो बहुत ही तेज़ ऑफिसर है, तो हो सकता है वो कुछ नेगोशिएट करके मामले को हल करे। लेकिन नहीं, ये उनका दांव है वो गलत पड़ा, और लेफ्टिनेंट जनरल उमराव जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे, इनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया कॉल के द्वारा। अब 17 अक्टूबर देखिएगा, हालांकि लड़ाई है वो ऑफिशियली 20 अक्टूबर को अनाउंस्ड होती है, 20 अक्टूबर को लड़ाई अनाउंस होती है, लेकिन यहाँ पे एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले है वो हल्की गोलाबारी और ये सब उस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। अब लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को 17 अक्टूबर को अचानक से छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो कॉल साहब आ जाते हैं दिल्ली, ये दिल्ली एम्स में आ जाते हैं इलाज के लिए। अब लेफ्टिनेंट जनरल कॉल है वो दिल्ली आ गए, तो फिर इनको रिप्लेस किया है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श ने। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श इनको रिप्लेस करते हैं और कहते हैं कि 4-5 दिन में ही हरबख्श साहब को हटा के फिर से कॉल साहब यहाँ पे टेक ओवर कर लेते हैं। तो मतलब कि ये जो एक तरह से यहाँ पे एक सिचुएशन बनी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्मी की जो उनका मनोबल है वो कहीं ना कहीं गिरा है। एक तो लड़ाई का टाइम है, ऊपर से कमांडर को इस तरह से बार बार बदला जा रहा है, तो ये एक सोल्जर के मोराल को डाउन करने वाला काम होता है। और एक फैक्टर ये भी बना कि यहाँ पे अपनी सेनाएं हैं वो अच्छे से नहीं लड़ पाई। 20 अक्टूबर 1962 को चीन है वो आधिकारिक रूप से हमला भी करता है और उस हमले की घोषणा भी कर देता है।